अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGG इनसाइट्स। आज हम MGT 503 का लेसन नंबर 16 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है रैशनल डिसीजन मेकिंग। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने देखा था कि एक मैनेजर को फैसला कैसे करना चाहिए। बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक आइडियल और मुकम्मल अक्ली मैनेजर को फैसला कैसे करना चाहिए ये पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम रैशनल डिसीजन मेकिंग को बहुत डिटेल से देखेंगे और यहाँ पर हम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हैं, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट फाइनल और मिड टर्म की बहुत अच्छी पेपर प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें जस्ट आपको MCQs नहीं बल्कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाता है। उसके बाद आपसे MCQs का टेस्ट लिया जाता है वीडियो के अंदर ही, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग। तो स्टूडेंट, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग फैसला करने का तरीकाकार होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व दैम। एक ऐसा अमल जिससे मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर इन्हें सॉल्व करता है। स्टूडेंट, ये MCQs आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग के फेज़ में मैनेजर को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आपने हमेशा याद रखना है 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम्स के नाम लिखें जो किसी भी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के थ्रू फेस करना पड़ता है। तो नंबर 1 पर है क्राइसिस प्रॉब्लम, नंबर 2 नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम, नंबर 3 अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम। तो आए हम देखते हैं बारी बारी कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले है स्टूडेंट क्राइसिस प्रॉब्लम। ये एक सीरियस डिफ़िकल्टी होती है जिस पर इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट, इमीडिएट एक्शन किस पर लिया जाता है? मिसाल के तौर पर अगर फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाए या अचानक से मशीन ख़राब हो जाए। इसके साथ बाद स्टूडेंट है नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम इतनी इमीडिएट तो नहीं होती, लेकिन इसे हल करना ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगले 6 माह के लिए मुलाजमीन की ट्रेनिंग का शेड्यूल तैयार करना। तो स्टूडेंट, ये इतनी इमीडिएट तो नहीं है, लेकिन इसे हल करना पड़ता है। इसके बाद है अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, दरअसल ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि ये एक कंडीशन है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गेन देगी, जिससे कंपनी बूस्ट कर सकती है। तो आपने हमेशा याद रखना है, अपॉर्चुनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट मिल सकता है। इसके बाद स्टूडेंट, इसके एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ गया है जिसे अगर कंपनी जल्द से जल्द अपनाएगी तो इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट, ये MCQs आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस नहीं करते। तो स्टूडेंट, ऐसे मैनेजर्स को हम नॉन इनोवेटिव मैनेजर कहते हैं। एक अच्छा मैनेजर तो वो है जो अपनी कंपनी के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करे, इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे। तो नॉन इनोवेटिव मैनेजर कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद स्टूडेंट रैशनल मॉडल। तो रैशनल मॉडल में हम क्या देखते हैं? स्टूडेंट, बेसिकली ये मॉडल हम एज्यूम करते हैं कि मैनेजर कंप्लीटली रैशनल होकर फैसला करेगा। इस मॉडल के मुताबिक मैनेजर तमाम इन्फॉर्मेशन रखता है और इसके अल्टरनेटिव भी जानता है, और हमेशा वो फैसला करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल हो। रैशनल मॉडल में हम क्या पढ़ते हैं? नंबर 1 कि मैनेजर, स्टूडेंट इसे हम फ़र्ज़ करते हैं, एज्यूम करते हैं कि मैनेजर कंप्लीटली रैशनल होकर फैसला करेगा। नंबर 2 पर वो तमाम इन्फॉर्मेशन रखता है तमाम प्लान के बारे में। नंबर 3 कि वो अल्टरनेटिव भी जानता है हर फैसले के। इसके साथ साथ स्टूडेंट वो वही फैसला करेगा जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल हो। तो इसकी स्टूडेंट एक आसान मिसाल ये भी है कि हम एक मैनेजर को एक सुपर कंप्यूटर समझते हैं, जिस तरह आपका जो कंप्यूटर है, आप जो भी उसे डेटा देंगे वो 100% दुरुस्त और बेहतरीन जवाब देगा। और ये मॉडल ये भी जानता है
कि मैनेजर भी स्टूडेंट, जिस तरह से कंप्यूटर इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं करता, तो हम अपने मैनेजर से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जज्बात के बगैर सिर्फ फैक्ट की बुनियाद पर बेहतरीन डिसीजन करे। इसके बाद स्टूडेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के। तो बेसिकली स्टूडेंट हम 8 स्टेप पढ़ेंगे। ये स्टेप आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे बी इसके अंदर से आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज हाईलाइट किया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज डैश, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। और डिफरेंट ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर आपने करेक्ट चूज करना है सब्जेक्टिव, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज सब्जेक्टिव। इसके बाद है स्टूडेंट डिस्क्रिपेंसीज कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग करंट रिजल्ट विद सम स्टैंडर्ड। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, हाउ डिस्क्रिपेंसीज कैन बी फाइंड आउट। तो आपने हमेशा यही इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, डिस्क्रिपेंसीज कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग करंट रिजल्ट विद स्टैंडर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछा भी गया है क्विज नंबर 2 में फॉल 2025 में। तो इसके बाद स्टूडेंट ये डिफरेंट स्टेप में, जिसमें सबसे पहला ये है कि हमें क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना है नंबर 2 पर, और नंबर 1 पर कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि आखिर मसला क्या है, और उसके बाद हमने क्राइटेरिया की निशानदही करनी है। नंबर 3 पर है इज़ एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया। तो आपने क्राइटेरिया को वेट देना है कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वेट का बहुत अच्छे से बताया था कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ को अपने क्राइटेरिया में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी कि आप अगर कोई फ़ोन खरीदते हैं तो आपका सबसे मेन फोकस क्या है। मेन फोकस जैसे कि आपका कैमरा हो सकता है, तो आप इस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नंबर 4 में हम देखते हैं डेवलपिंग अल्टरनेटिव। तो जो भी हमने फैसला किया है उसका अल्टरनेटिव तो बनाना पड़ेगा। और हमने रैशनल डिसीजन में ये भी पढ़ा है कि एक मैनेजर होता है, उसका ये भी काम है कि वो अल्टरनेटिव तैयार करे। इसके बाद स्टूडेंट एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स। तो जो हमने अल्टरनेटिव बनाए हैं, डेवलप किए हैं, उनकी को एनालाइज करना भी एक मैनेजर का ही काम है, और ये इसका स्टेप नंबर 5 है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि ईच अल्टरनेटिव इज एवेल्यूएटेड बाय अप्रेजिंग इट अगेंस्ट द क्राइटेरिया। हमने अगर कोई अल्टरनेटिव इवेल्युएट करना है तो हमें इसको इसके क्राइटेरिया के अगेंस्ट देखना पड़ेगा कि क्या ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा भी या नहीं। तो हमें हमेशा वैसे ही अल्टरनेटिव चूज़ करने चाहिए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, प्लस हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फ़ायदा हो इसमें। नंबर 6 पर हम स्टेप पढ़ते हैं सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो हमने सबसे पहले तो एक अल्टरनेटिव डेवलप कर लिया, फिर हमने उसको एनालाइज भी कर लिया, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। तो देन हमारे पास नंबर 7 पर स्टेप आता है चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ करेंगे और अपनी अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट कर देंगे। स्टूडेंट्स ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन इज कन्वेइंग अ डिसीजन टू दोज अफेक्टेड बाय इट एंड गेटिंग देयर कमिटमेंट टू इट। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में हमारा फैसला उन लोगों तक पहुंचता है या उन लोगों पर इम्प्लीमेंट हो जाता है जो इस डिसीजन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं या इस डिसीजन के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है ये आर डिसीजन टू दोज अफेक्टेड बाय इट एंड गेटिंग देयर कमिटमेंट टू इट इज कन्वेइंग। तो वो किस में कन्वे किया जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन में कन्वे किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स आप अच्छे से इन हैंडआउट्स को ज़रूर पढ़ें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।